नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी तो दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि दाखिल खारिज क्या है, यानी कि दाखिल खारिज विरासत उत्तराधिकारी के मामले में तथा विक्रय अंतरण के मामले में दाखिल खारिज की प्रक्रिया क्या है, हम विस्तार से जानेंगे। क्योंकि अधिकतर लोगों को इस बाबत जानकारी नहीं होती मेरे भाई कि दाखिल खारिज किस प्रकार से होता है और दाखिल खारिज किसे कहते हैं, यानी कि धारा 33 और 34 के अधीन जिस प्रकार से दाखिल खारिज होता है उस प्रकार की मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। और आप लोगों को यह पूरी जानकारी मिलने के बाद आपको लगेगा कि अकरम भाई ने यह जानकारी सही दी कि हमारी भी एक भूमिका दाखिल खारिज है, जिस प्रकार से आप लोगों को तुरंत उसी प्रक्रिया के आधार पर अपनी भूमिका दाखिल खारिज आप लोग करा सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले आप लोगों को एक जानकारी दूं कि डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है। अगर आप लोग मुझसे राब्ता करना चाहते हैं या फिर मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार की भूमि के बारे में आप लोग मुझसे जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है। और हाँ, आप लोगों को एक जानकारी दूं कि अधिकतर ऐसे व्यक्ति जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं वह अधिकतर मुझे कॉल्स करते हैं, जबकि उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग अगर मुझसे कोई सलाह लेना चाहते हैं तो प्लीज़ भाई मेरा सबसे पहले आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें और उसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें, तो मैं आप लोगों को पूरी जानकारी आपके जो भी सवाल हैं दूंगा। अन्यथा मुझे ऐसा व्यक्ति कॉल ना करे जिस व्यक्ति के द्वारा मेरा चैनल सब्सक्राइब या फिर मेरी वीडियो को लाइक या फिर बेल आइकन की घंटी को उस व्यक्ति के द्वारा दबाया नहीं गया हो। तो चलिए विस्तार से शुरू करते हैं कि दाखिल खारिज क्या होता है। साथियों, वीडियो भले ही लंबी हो लेकिन इस वीडियो को आप वीडियो मत समझे, यह एक वीडियो बुक है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि आपकी भूमिका किस प्रकार से दाखिल खारिज होगा। तो चलिए मैं आपको विस्तार से जानकारी देता हूं। साथियों, उत्तराधिकारी यानी अंतरण के फलस्वरूप भूमि पर कब्जे के परिवर्तन होता है और वार्षिक रजिस्टर यानी कि अप टू डेट रखने के लिए भूमि के कब्जे के परिवर्तन को वार्षिक रजिस्टर में अभिलेखित यानी कि करना अवश्य हो जाता है। और ऐसे परिवर्तन को वार्षिक रजिस्टर में अभिलेखित करने के कृत्य को दाखिल खारिज कहते हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति गुजर जाता है और या फिर वह अपनी भूमि किसी को बेच देता है तो सबसे पहले वह वार्षिक रजिस्टर में दर्ज होगा कि अब फला व्यक्ति के पास से इस व्यक्ति का कब्जा हट गया है और अब जिस व्यक्ति के द्वारा वह भूमि ली गई है अब उस मौके पर उस भूमि पर उस व्यक्ति का कब्जा है। तहसीलदार जांच करेगा और अपने वार्षिक रजिस्टर में यह बात दर्ज करेगा। उस चीज को ही दाखिल खारिज कहते हैं। और दूसरे व्यक्ति के स्थान पर यानी कि जो पहले उस व्यक्ति जो उस भूमि का मालिक था उसके स्थान पर दूसरा नाम दाखिल कर दिया जाता है, यानी कि इसी प्रक्रिया को दाखिल खारिज कहते हैं। अब बात करते हैं कि उत्तराधिकार विरासत के मामले में दाखिल खारिज की क्या प्रक्रिया है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर गुजर जाता है और उसकी विरासत उसके बच्चों को जाती है तो इस प्रकार के दाखिल खारिज की क्या प्रक्रिया है। साथियों, धारा 33 कै यानी कि आप नोट कर लें, धारा 33 कै यह प्रावधान करती है कि जब कोई व्यक्ति उत्तराधिकार द्वारा किसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करता है तो कानून ऐसी जांच करेगा जो विहित हो और यदि मामले में किसी प्रकार का विवाद नहीं है तो उसका नाम वार्षिक रजिस्टर में प्रविष्ट यानी वार्षिक रजिस्टर में दर्ज कर दिया जाता है। जी हाँ। और अधिनियम की धारा 34 यानी कि वैकल्पिक प्रक्रिया और प्रदान करती है कि इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति उत्तराधिकार द्वारा किसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करता है, ऐसे उत्तराधिकारी की रिपोर्ट वह तहसीलदार
यानी कि तहसील के अंदर तहसीलदार को, जिसमें वह भूमि स्थित है, देगा और रिपोर्ट तहसीलदार को 3 मास के अंदर करनी चाहिए। यह 3 मास उत्तराधिकारी के घटित होने के दिनांक से गिना जाएगा। यदि उत्तराधिकारी द्वारा भूमि पर कब्जा प्राप्त करने वाला व्यक्ति अवयस्क है, यानी कि अगर उत्तराधिकार वाला व्यक्ति अवयस्क है यानी नाबालिग है, तो अन्यथा या इस प्रकार से वह व्यक्ति अयोग्य है जिस व्यक्ति के नाम विरासत होगी, या फिर वह व्यक्ति नाबालिग है, तो अवयस्क का संरक्षण ऐसे व्यक्ति जिसके चार्ज में उसकी संपत्ति की सूचना तहसीलदार को देगा। यानी कि अगर किसी व्यक्ति या कोई भूमि वाला व्यक्ति अगर गुजर जाता है तो उसके बच्चों की उस पर विरासत होती है, और मान लीजिए कि बच्चे उसके छोटे हैं और अयोग्य हैं और नाबालिग हैं, तो इस प्रकार के मामले में उसकी विधवा माता, यानी कि उन बच्चों की जो विधवा माता है उसे संरक्षिका माता के नाम पर दर्ज किया जाता है, ऐसे मामले में जहां पर बच्चे नाबालिग होते हैं। और धारा 35 यह उपबंध करती है कि उत्तराधिकारी की रिपोर्ट मिलने पर या किसी अन्य प्रकार के जानकारी मिलने पर तहसीलदार ऐसी जांच भी करेगा जो आवश्यक समझे, जब उसे प्रतीत हो कि उत्तराधिकारी का यह मामला विवादित रहित है तो वह वार्षिक रजिस्टर में संशोधित किए जाने का निर्देश देगा। यदि उत्तराधिकारी का मामला तहसीलदार को विवादग्रस्त प्रतीत होता है, यानी कि उत्तराधिकारी का अगर मामला तहसीलदार को यह लगता है कि यह विवादग्रस्त है, यानी कि इस पर कोई झगड़ा फसाद है, तो वह धारा 40 के अधीन विवाद को फैसला करेगा और उसके बाद वार्षिक रजिस्टर में संशोधन का आदेश देगा। यानी कि धारा 40 यह उपबंध करती है कि वार्षिक रजिस्टर की प्रविष्टि में संबंधित सभी झगड़े कब्जे के आधार पर यह तय किए जाएंगे कि यदि झगड़े की जांच का अनुक्रम यानी तहसीलदार इस बात से संतुष्ट होने को असफल हो जाए कि भूमि किसी पक्ष या कब्जा है, तो इस प्रकार की सरसरी जांच के द्वारा यह विनिर्धारित करेगा कि भूमि का सर्वश्रेष्ठ हकदार कौन है। अगर मान लीजिए झगड़ा रहता है कि उसके बच्चों के नाम वह भूमि नहीं होती है और वह बच्चे उसके वारसेन होते हैं, तो तहसीलदार इस बात की सही जानकारी करेगा कि वास्तव में इस भूमि का हकदार कौन है। फिर तहसीलदार सर्वश्रेष्ठ हकदार व्यक्ति को भूमि पर कब्जा देगा, यानी उस व्यक्ति का दाखिल खारिज करेगा जिस व्यक्ति का उस पर हक बैठता है। धारा 40 का है यह प्रावधान करती है कि तहसीलदार के आदेश के सबूत व्यक्ति सक्षम सिविल न्यायालय या राजस्व न्यायालय के अपने अधिकारों की स्थापना के लिए वाद दायर कर सकता है, और इस प्रकार से यह सुस्थापित यानी विधि है जो दाखिल खारिज प्रक्रिया और पक्षकारों के अधिकार और आगम विनिश्चित और अवधारणा नहीं करती है। इस कारण दाखिल खारिज में तहसीलदार के द्वारा दिए गए आदेश के बावजूद आदेश के सबूत पक्षकार के लिए यह मार्ग सदैव खुला है। वह भूमि पे अपना अधिकार और आगम यानी विनिश्चय और सक्षम न्यायालय द्वारा करा भी सकता है। आशा करता हूं कि इस प्रकार के दाखिल खारिज की आप लोगों को पूरी जानकारी मिली होगी। अगर इस मामले से संबंधित कोई भी आपकी जानकारी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप वहां जाकर मुझे कॉल करके पूरी जानकारी भी ले सकते हैं। और अगली वीडियो में मैं दाखिल खारिज की आपको बताऊंगा, हर प्रकार के दाखिल खारिज की मैं अगले पार्ट के अंदर आपको जानकारी दूंगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।